A very good evening to all of you. So we are here together to study Introduction of Phatak Repertory by Sir. Sir needs no introduction. He has an experience of almost 20 years with Phatak Repertory, and he's been practicing Phatak Repertory since 20 years. So it's our pleasure to have Sir with us. So we welcome you, Sir. So now it's up to you how to take the session. So we welcome you, Sir. Sir, please unmute yourself. Hello, can you hear me? Hello? Yes, sir, I can hear you now. You can start with the session. Okay. तो आगे डॉक्टर सभी जो अक्षिता जिन्होंने ज्वाइन करना था बोल रहे थे? Yes, sir, 54 at present. So they'll keep joining. If you want, we can start now because then it will be the recording will be provided. If they want, we can see that. ओके ओके इनको ऑप्शंस दे दो. ये लोग अगर बीच में कुछ पूछना चाहते हो तो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. You can raise your hands whoever have any queries. I will just unmute you so that you can discuss with sir whatever any queries. You can even ask me to switch on your videos. So just raise your hand if any queries. So we can start, sir. ओके तो पहले तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे साथ जो जुड़े हैं इस रिपर्टरी को सीखने के लिए. और डॉक्टर अक्षिता ने मेरे को बोला था कि सर इस रिपर्टरी के ऊपर आप क्लासेस लीजिए. तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्टरी क्लास आज ली है, अभी जो शुरू करने जा रहे हैं. तो होपफुली ये अच्छा रहेगा, तो फिर हम आगे जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे. तो मेरे को डॉक्टर फाटक की रिपर्टरी की इंट्रोडक्शन के बारे में ही बोला गया. तो इंट्रोडक्शन तो उस चीज की होती है जिसका किसी को पता ना हो. अगर आप लोग किसी को पूछो कि सूर्य की इंट्रोडक्शन देनी है तो सूर्य की इंट्रोडक्शन क्या हो सकती है, वो तो अपने आप में ही एक इंट्रोडक्शन है. तो ये बात पाठक रिपर्टरी पर भी लागू होती है. तो आई होप कि जितने लोग आप हमारे साथ जुड़े हो उनके पास पाठक की रिपर्टरी है और वो इस रिपर्टरी के बारे में जानते होंगे. तो मैं सिर्फ आपको आज ये बताने का प्रयास करूंगा कि इस रिपर्टरी को यूज करने के लिए, सक्सेसफुली यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. तो जिस तरह से माय डियर फ्रेंड्स गन होती है ना, जिससे हम निशाना लगाते हैं गन से, तो गन चाहे जितनी मर्जी ही बढ़िया क्यों ना हो, जब तक निशाना लगाने वाले की स्किल बढ़िया नहीं है तब तक जो गन है उससे निशाना नहीं लगेगा. तो ये जो रिपर्टरी है हमारे पास, पाठक की रिपर्टरी, ये हमारी जस्ट लाइक गन है और इससे हमने निशाना लगाना है बीमारी का, रोगी को जो प्रॉब्लम है उसका. और ये निशाना तभी लगेगा जब हम इसका स्किलफुल इस्तेमाल करेंगे. तो पाठक रिपर्टरी का स्किलफुल इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर पाठक ने स्वयं ही इसके प्रीफेस में बहुत कुछ लिख दिया है. तो मैंने अपने 20 साल के कैरियर में क्या सीखा है वो आपके साथ शेयर करूंगा. सबसे पहले नोट कीजिए, इस रिपर्टरी को यूज करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी. वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं? नंबर 1 केस टेकिंग, नंबर 2 rubric of the meanings, एंड नंबर 3 इसकी इम्प्लीमेंटेशन. जो आपने केस टेकिंग किया है उस केस टेकिंग को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके दवाई निकालना. तो कौन कौन सी 3 चीजें हो गई? फर्स्ट इज केस टेकिंग, सेकंड रूब्रिक्स का मीनिंग, और तीसरा एप्लीकेशन. तो होम्योपैथी इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस. तो ये जो मैंने 3 रूब्रिक आपको बताए हैं, इसमें 2 पार्ट्स जो हैं 3 में से वो आर्ट है
देखिए 2 पार्ट आर्ट है, 3 में से एक साइंस है। साइंस क्या है? जो रुब्रिक है, जो उनके मीनिंग्स हैं। और आर्ट क्या है? केस टेकिंग इज आर्ट। एंड आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, तो वो भी आर्ट है। तो ये जो आर्ट होता है, इसको सीखना पड़ता है। ये हमारे इतिहास में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत इसको स्थानांतरण किया जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होते हैं जो स्वयं ही सीख जाते हैं, जिनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कोई टीचर मिलता है तो वो अच्छा रहता है। जैसे मैं आज 20 साल के एक्सपीरियंस की बात करूंगा, तो जो मित्र हमारे साथ आज जुड़े हैं, हो सकता है कुछ नए हो सकता है जो इस रिपर्टरी को अभी उन्होंने जस्ट शुरू किया हो, तो वो 20 साल के एक्सपीरियंस से ही शुरू करेंगे मेरे साथ। तो केस टेकिंग के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप लोग जानते हो कि केस टेकिंग क्या है, इसमें क्या क्या करना होता है। मीनिंग ऑफ द रूब्रिक्स, ये हम अगली क्लासेस में एक रूब्रिक्स को करेंगे मीनिंग के। और तीसरा जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस शेयर करने का जो बेस्ट तरीका है, वो तरीका है एग्जाम्पल्स, कि हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएं कि इसको कैसे यूज करना है। मैं सबसे पहले आपको एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं कि रोगी जब आपके पास किसी भी बीमारी को लेकर आता है, से फॉर एग्जाम्पल एक रोगी आपके पास आए, वो कहे कि मुझे ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाइपरटेंशन है। रोगी तो आके अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं ना। वो पहले आके ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे एपिलेप्सी है, मुझे आर्थराइटिस है ना। तो जब भी रोगी आके आपको अपनी समस्या बताता है, तो उसको सबसे पहले ये बोलना है कि मुझे बीमारी का नाम तो आपने बता दिया, लेकिन आपको होता क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे ये बताइए। तो एक लेडी मेरे पास आई, लगभग 60 इयर्स ऑफ एज। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को ब्लड प्रेशर की समस्या है, और पिछले लगभग 4-5 महीने से मैं दवाई ले रही हूँ, इंग्लिश मेडिसिन, लेकिन इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दीज थिंग्स, मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। और अभी भी उसका ब्लड प्रेशर 160-100 इन स्पाइट ऑफ टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो सबसे पहले तो मैंने उसको ये पूछा कि मेरे को तो ये बता कि जो तेरा ब्लड प्रेशर तू बोल रही है, तेरे को समस्या क्या है, तेरे को क्या दिक्कत है। मुझे नाम मत बताओ, नाम मैंने सुन लिया, अब आप बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। तो उसने मेरे को प्रॉब्लम पता क्या बताई, कि मेरे पेट में दर्द रहती है। कहाँ दर्द रहती है? उसने यहाँ हाथ लगाया, ऊपर, पेट के ऊपर में। और जैसे ही मैं हाथ लगाती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होती है। मुझे जो स्पर्श है हाथ का, वो हाथ लगाने मात्र से ही पेट में दर्द होती है। तो ये मेरी समस्या है। तो इसका संबंध मुझे पता नहीं, ब्लड प्रेशर, डॉक्टर ने बोला है कि ब्लड प्रेशर के कारण है, अदरवाइज उसे और कोई सिम्टम नहीं था। तो ये मैं केस आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ लें कि हमने करना क्या है क्लिनिक पर। तो मैंने उसको ये पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आपने बोला है कि 4 महीने से आपको ये समस्या आ रही है, 4-5 महीने से। तो पिछले 4-5 महीने में आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये समस्या शुरू हो गई? तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे पास इसका केस भी है लिखा हुआ। तो इसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे परिवार में कुछ क्लोज लोगों को कोरोना हो गया था, और मेरे फैमिली में ही 2 लोगों की रिलेशनशिप में डेथ भी हो गई, और उसके साथ साथ हमारा बिजनेस भी डाउन हो गया। ये मेरी हिस्ट्री है। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन उसको पूछा कि इन सारी चीजों की वजह से तेरे को क्या महसूस हुआ?
क्या थी? परेशानी, सभी तरफ से परेशानी। तो देखिए, जैसे ही हम मौत सुनते हैं, हमारे मन में फटाफट रुब्रिक आता है ग्रीफ। ठीक है, तो 2 डेथ्स हुई हैं, कामकाज भी गया, कोरोना भी हुआ, और इसको फील क्या हुआ? स्ट्रेस फील हुई, चिंता महसूस हुई। तो मैंने पाठक रिपर्टरी में से सबसे पहला रुब्रिक जो सिलेक्ट किया, वो रुब्रिक सिलेक्ट किया केयर एंड वरी। आपके पास अगर पाठक की रिपर्टरी है तो इसमें रुब्रिक है केयर एंड वरी। तो इसको मैंने प्राइमरी रुब्रिक के तौर पर सिलेक्ट किया। अब दूसरा रुब्रिक मैंने सिलेक्ट किया एब्डोमेन अपर, क्योंकि उसकी पैथोलॉजी अपर एब्डोमेन में वो बता रही थी। तो अपर एब्डोमेन और केयर एंड वरी दोनों में मैंने मिलाकर देखा, तो देयर वाज ओनली सिंगल मेडिसिन एंड दैट वाज पल्साटिला। मेरे पास तीसरा रुब्रिक भी था, वो हाथ नहीं लगाने देती थी, हाथ लगाने से दर्द होती थी। तो थर्ड रुब्रिक था टची, TOUCHY। तो टची रुब्रिक इज आल्सो प्रेजेंट इन पाठक रिपर्टरी एंड पल्साटिला इज आल्सो देयर इन दैट रुब्रिक। तो तीसरे रुब्रिक तक तो हम तब जाते हैं जब 2 रुब्रिक में हमें कॉमन दवाई नहीं मिलती। तो इसमें 3 रुब्रिक्स मैंने आपको समझाए, और लिए कैसे मैंने, ये भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब ध्यान से समझें, इस केस के बाद मैं आपको क्या कन्वे करना चाहता हूं। जब भी हम पाठक रिपर्टरी का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम एक प्राइमरी रुब्रिक को सिलेक्ट करते हैं। आपने कभी सुना है प्राइमरी रुब्रिक क्या होता है? सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये किसी बुक में लिखा ही नहीं है। हाँ, शायद ये किसी बुक में नहीं लिखा। प्राइमरी रुब्रिक वो रुब्रिक होता है जिस रुब्रिक से हम दवाई निकालना शुरू करते हैं, यानी कि पहला रुब्रिक। प्राइमरी रुब्रिक वो रुब्रिक है जिसमें दवाइयां पड़ी हैं और अब हम जो दवाई रोगी को देने वाले हैं वो इसी रुब्रिक में से ही आएगी, इससे बाहर नहीं हो सकती। तो प्राइमरी रुब्रिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रुब्रिक। अब प्राइमरी रुब्रिक को सिलेक्ट कैसे करना है, यही एक कला है, और यही कला मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्योंकि अगर आपने प्राइमरी रुब्रिक गलत सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपका केस आगे और आगे गलत जाता रहेगा, फिर हमारी अपनी मिस्टेक हो जाएगी, पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो प्राइमरी रुब्रिक होता क्या है? हम लोग जब पढ़ते थे ना फाइनल ईयर में, तो हमें पढ़ाया जाता था कॉलेज में कि जब भी हम केस टेकिंग करते हैं उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ द सिम्टम्स करते हैं, और माइंड के जो सिम्टम होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये किताबों की बात है। सिम्टम वो इंपॉर्टेंट होता है जो पेशेंट बार बार स्ट्रेस देकर आपको बोलता है। सिम्टम वो इंपॉर्टेंट होता है जो बीमारी की वजह होता है। दोबारा से सुनिए, बीमारी की वजह। डॉक्टर पाठक के मैंने बहुत केस पढ़े जब मैंने ये रिपर्टरी सीखी, तो मैंने क्या देखा, डॉक्टर पाठक ने हर केस में ये ढूंढने का प्रयास किया था कि जो उनके सामने रोगी बैठा है उसे जो बीमारी हुई है वो हुई क्यों है, उसका रीजन क्या है बीमारी का। और डॉक्टर पाठक ने अपनी प्रीफेस में रिपर्टरी में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बीमारी का एविडेंट कॉज, उन्होंने एक अक्षर यूज किया है एविडेंट। एविडेंट कॉज का मतलब होता है 100% श्योर कॉज। ये नहीं कि आपने पेशेंट ने बोला कि शायद ऐसा हुआ, नो। अगर आपको 100% एविडेंट कॉज मिलती है तो हमारा प्राइमरी रुब्रिक जो है वो कॉज वाला रुब्रिक ही रहना चाहिए। अब इसको मैं एक और केस की सहायता से आपको बताना चाहूंगा। जैसे लास्ट केस में मैंने बताया था कि जो पेशेंट ने बोला था कि बीमारी शुरू हुई 4 महीनों में, क्या हुआ, बहुत स्ट्रेस रही पेशेंट को। तो उसको स्ट्रेस को मैंने क्या रुब्रिक में कन्वर्ट किया, उसकी फीलिंग को लेकर, केयर एंड वरी,
चिंता और परेशानी जो उसने झेल ली, उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और जो सिम्टम आया वो पेट में दर्द का आया। तो हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें तो सिम्टम देखना है और इसको पल्साटिला से इसको ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक कंट्रोल और कोई एंटी हाइपरटेंसिव दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। 200 पोटेंसी में 3 डोज 15-15 मिनट बाद डेली कुछ दिनों के लिए इसको दी और विद इन फ्यू डेज इसके सारे सिम्टम्स जाते रहे। अब ये बिल्कुल ठीक है लेडी, ठीक है। यहां तक अगर कोई, चलो क्वारी ना भी पूछे, अभी हम एक केस और करते हैं। ये हमने कॉज का लिया सबसे पहले कि कॉज हम कैसे लेते हैं, और इस रिपर्टरी में, पाठक की रिपर्टरी में बहुत सारी कॉजेज हैं जहां से हम सीधा उठा सकते हैं कि बीमारी जो है वो कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। सेकंड चीज, यदि आपको कॉज नहीं मिलती, मान लीजिए आपके पेशेंट में कोई कॉज नहीं मिलती, फिर आप क्या करते हो? फिर सेकंड क्या चीज है जो हम देखते हैं सेकंड नंबर पर? सेकंड नंबर पर हम देखते हैं कि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं, क्या वो सिम्टम्स में कोई हमें कंकॉमिटेंट मिल रहा है। व्हाट इज टोटलिटी? टोटलिटी होती है सार केस का। और याद रखें, डॉक्टर पाठक ने लिखा है कि इवन ए स्ट्रॉन्ग कंकॉमिटेंट सिम्टम may represent the totality of the case। कैसे? एक concomitant symptom एक और सारी टोटलिटी। हमारे पास एक केस आया डिस्मेनोरिया, जानते हो डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंसेस। और ये होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ऑलरेडी ट्रीटमेंट इसकी चल रही थी कुछ महीनों से। जब भी पीरियड्स आते, एवरी मंथ बहुत स्वीयर पेन, और एवरी टाइम इसको आश्वासन मिलता डॉक्टर से, क्योंकि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं होम्योपैथी डॉक्टर का, ठीक हो जाओगे इस बार। तो एवरी टाइम इसको दवाई दी जाती और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हार के फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ते। तो मेरे पास पर्ची आई, इसको जो दवाइयां दी जा चुकी थी उनमें कैमोमिला, नक्सवोमिका, ज़ैंथोज़ाइलम एंड सम अदर मेडिसिन लिखी गई थी जिनसे इसको फर्क नहीं पड़ा था। तो मैंने केस लिया, मैंने बोला कि बताओ क्या दिक्कत है। जब मेरे पास लेकर आए तो इसके पीरियड्स का फर्स्ट डे था, बहुत पेन हो रही थी। तो इसने बोला कि पेट में बहुत दर्द होती है और पेट में दर्द के साथ अफारा हो गया, मुझे कोई गैस की दवाई दीजिए, मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए, गैस हो गई, गैस, दर्द के साथ गैस हो गई है। तो देखिए, डिस्मेनोरिया जो क्लिनिकल कंडीशन है, ये मेरे को साथ में कंकॉमिटेंट सिम्टम बता रही है कि मेरे को गैस हो रही, पेट फुला पड़ा है। तो मैंने इसको मेडिसिन पता क्या दी? मैंने इसको मेडिसिन दी वाइबर्नम ऑपुलस 6 पोटेंसी में, और बोला कि 1-1 घंटे बाद आप मेडिसिन खाओ और मुझे कल बताना। अगले दिन इसकी मदर का फोन आया कि डॉक्टर साहब, द मेडिसिन वाज मिरेकल, आपने जो दवाई दी उससे चमत्कार हुआ, 3-4 खुराकों में ही ठीक हो गई। अब इसको लग ही नहीं रहा कि इसको पीरियड्स आ रहे हैं पीरियड्स, फ्लीडिंग हो रही है, लेकिन नो पेन, बिल्कुल दर्द नहीं है। तो मैंने क्या टोटलिटी ली इस केस में? पाठक रिपर्टरी में अगर आप देखो, पेनफुल मेंसेस विद फ्लैचुलेंस, या फ्लैचुलेंस के अंदर भी देख लो, फ्लैचुलेंस विद डिस्मेनोरिया, तो वहां पर आपको एक ही मेडिसिन मिलेगी, वो मेडिसिन मिलेगी वाइबर्नम ऑपुलस। तो पहले केस में मैंने आपको कॉज से दवाई निकालने का एक तरीका बताया, क्योंकि डॉक्टर पाठक ने अपने केस में, हर केस में कॉज को ढूंढने का प्रयास किया है, और जिस केस में उन्होंने कॉज को ढूंढा है वहां से उन्होंने दवाई दी है, तो वो 100% पेशेंट को ठीक हुआ है। हम लोग भी जहां हमें कॉज मिलती है, हम कॉज को नहीं छोड़ते, कॉज नहीं मिलती तो जबरदस्ती बनाते भी नहीं कॉज। फिर कुछ और देखते हैं कि कंकॉमिटेंट है इस केस में, तो फिर हम कंकॉमिटेंट के आधार पर दवाई दे देते हैं। अब मैं आपको तीसरी एग्जांपल देता हूं। हाँ, कॉज की मैं 1-2 और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, मैंने नोट किया अपने केसेस में से।
हमारे पास पेशेंट आते हैं, आजकल बहुत पेशेंट आते हैं जिनको कोरोना हुआ था। तो कोरोना के बाद बहुत सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब से कोरोना हुआ हम ठीक नहीं हो पा रहे, हमें भूख नहीं लगती। डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छी खुराक खाओ तभी ठीक होगे, लेकिन डॉक्टर साहब पता नहीं कोरोना की दवाइयां की इतनी खाई हैं या क्या हुआ है, हमें भूख नहीं लगती। तो पेशेंट की चीफ कंप्लेंट है भूख ना लगना, लेकिन उसका कारण है कोरोना। तो पाठक रिपर्टरी खोलिए, देखिए रिपर्टरी जब लिखी गई थी तब कोरोना नहीं था। जब भी कोई ग्रंथ लिखे जाते हैं, हमारी रिपर्टरी ग्रंथ है ना एक तरह का, तो सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। बीमारियां बाद में नई नई आती हैं। तो मैंने रूब्रिक देखा, लॉस ऑफ एपेटाइट आफ्टर सीवियर इलनेस। देखिए एपेटाइट के अंतर्गत लॉस ऑफ एपेटाइट आफ्टर सीवियर इलनेस, तो वहां पर आपको 2 दवाइयां मिलेंगी। अब 2 में से एक देनी तो बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। तो ये भी मैं आपको कॉज की मैंने समझाया। तो इसी तरह से एक पेशेंट ने आके बोला कि हमें डॉक्टर साहब जब से काम का बोझ पड़ा है, हमने घर चेंज किया है, तो सामान उधर से इधर लाए, सारा दिन काम करना पड़ता है घर में, अभी सेटिंग थकावट इतनी होती है, एनर्जी कहाँ से आएगी। तो वहां मैंने रूब्रिक उठाया, लॉस ऑफ एपेटाइट फ्रॉम ओवरवर्क। ओवरवर्क को हम कैसे देखेंगे कि एक नॉर्मल काम है बंदे का घर की सफाई करनी, एक एक्स्ट्रा काम है कि दूसरे घर से सामान आया, अब उसको टिकाना है, अब उसको रखना है, तो वो ओवरवर्क है, वो एग्जर्शन नहीं है। देखिए जो रूब्रिक्स हैं उनके मीनिंग्स, एक रूब्रिक है फैटीग, एक है एग्जर्शन, एक है ओवरवर्क। तो इस रिपर्टरी में जितने भी रूब्रिक्स हैं, हर रूब्रिक्स को हम 3 रूब्रिक्स से डिफरेंशियल डायग्नोस बनाते हैं भी, कहाँ पे हमने फटीग लेना है, कहाँ पे हमने एक्सर्शन लेना है, कहाँ पे हमने ओवरवर्क लेना है। तो जब हम रूब्रिक डिस्कस करेंगे ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसको डिफरेंशिएट भी कैसे करना है रूब्रिक्स को, क्योंकि यही एक आर्ट है। तो इस पेशेंट को कलकेरिया कर्व दवाई दी गई, जिसने ओवरवर्क के बाद जो उसको भूख नहीं लगती थी, तो उसको वहां से हमने मेडिसिन निकाल कर दी। तो ये कॉज मैंने आपको बताने का प्रयास किया, कॉन्कॉमिटेंट आपको बताने का प्रयास किया। अब मैंने एक और आपको चीज मैं समझाना चाहता हूँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको पाठक रिपर्टरी पता है, उनके लिए ये बात नई बात है, क्योंकि ये बात मैंने अभी ज्यादा शेयर नहीं की। डॉक्टर पाठक ने ना एक प्रीफेस में बात लिखी है कि जो डिजीज है उसका जो कोर्स है वो कैसे 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 आती है और कैसे कैसे जाती है। द कोर्स ऑफ द डिजीज शुड बी कंसिडर्ड। होता क्या है आपको बताता हूं, ये कैसे हमने ढूंढना है। मेरे पास एक बंदा आया, मेरी ना लैंग्वेज में हिंदी में थोड़ी पंजाबी होगी तो प्लीज इसको समझ जाइए। है तो एक आदमी आया अपने बच्चे की दवाई लेने की, 3 साल का बच्चा है, वो साथ नहीं आया। डॉक्टर साहब उसका गला खराब है, और जब भी उसका गला खराब होता है उसके बाद उसकी आवाज बैठ जाती है, फिर उसको खांसी आती है, फिर उसकी छाती रुक जाती है, उसको ब्रोंकाइटिस और फीवर हो जाता है, और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो दिस वाज द केस। पेशेंट भी मेरे सामने नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि आपका बच्चा 3 साल का है, क्या उसने कुछ बोला? बच्चे ने कुछ बोला आपको, मुझे कोई तकलीफ है? नहीं डॉक्टर साहब, उसने तो कुछ नहीं बोला। देन हाउ डू यू कम टू नो दैट कि ही सफरिंग फ्रॉम गला खराब? कहते डॉक्टर साहब एवरी टाइम ऐसे होता है। मैं कैसे, आपको कैसे पता चला? आप कैसे कह सकते हो कि बच्चे का गला खराब? कहते मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, बताओ। कहते जब भी इसका गला खराब होता है तो इसकी दादी इसके गले पे हाथ लगाती है,
और अपनी उंगलियों से इसके गले के जो गिल्टियां, उसने मेरे को बोला गिल्टियां, यानी कि वो ग्लैंड्स की बात कर रहा है, वो फूले होते हैं। तो दादी को पता चल जाता है कि अब इसका गला खराब शुरू हो गया। अब नेक्स्ट डे आवाज बैठेगी, फिर खांसी आएगी, फिर बुखार होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, फिर हॉस्पिटल जाएगा। तो दादी ने बोला कि आज ही दवाई लेकर आओ। नो अदर सिम्टम्स। मैंने पूछा कि कब से ये गिल्टियां जी आपने कब से नोटिस की? कहते जस्ट एक आध दिन से नोट की है, काफी है। तो मैंने कहा और एनी कुछ भी? कहते नहीं। मैंने कहा कि 2 दिन पहले हुआ क्या था, अनयूजुअल क्या हुआ था, क्योंकि मैं कॉज को निकालने का प्रयास कर रहा था। तो उसने बोला कि कुछ भी नहीं हुआ था, नॉर्मल जैसे आगे चल रही है ऐसे ही लाइफ चल रही है, जो आगे खाता है कल भी वही खाया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो देन आई सिलेक्ट द प्राइमरी रुब्रिक ग्लैंड्स के अंतर्गत सर्वाइकल ग्लैंड, क्योंकि वो ही फूले हुए थे ना, तो उसमें तो बहुत सारी दवाइयां हैं, तो सिम्टम भी कोई और नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि इस बच्चे को ग्लैंड्स फूलने का इसके फादर को कुछ नहीं पता है कि क्यों फूले हैं, लेकिन मुझे पता था। द कॉज वॉज नॉन टू मी। कैसे? दिन का और रात का टेम्परेचर बहुत डिफरेंस है भैया आजकल पंजाब में। अगर आप लोग पंजाब से हो, दिन में टेम्परेचर लगभग 16-17 तक जाता है, और रात को तो कई एरिया में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। So the second rubric was days are hot and nights are cold, and the first primary rubric was glands के अंतर्गत cervical, and the medicine common was मर्क वाइवस। तो उसको मैंने मर्क वाइवस की 10-12 गोलियां डाल के हम जैसे देते हैं दी, और उनको बोला कि 3 गोली जाके अभी 15-15 मिनट बाद खिला दे, और 3 इसको कल सुबह खिला देना, उसके बाद ये बाकी संभाल के रख लेना। अगर तेरे को लगे कि उसके बाद ग्लैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं या कुछ दिक्कत आ रही, तो 3 डोज और दे देना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें कॉज मैंने ढूंढा। तो फिजिशियन का भैया रोल है कि आपने अपनी सारी सेंसेस यूज करनी है पेशेंट की केस टेकिंग करते वक्त। पेशेंट को थोड़ी पता है कि जब डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड भी होती हैं तो वो डॉक्टर को जाके बताना होता है। तो वो नहीं बताएगा। तो ये हमको ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा, तो फिर भी एक्यूट डिजीज आ रही है, तो क्यों आ रही है? उसका कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि बिना किसी कारण से इस संसार में कुछ भी घटित नहीं होता। अगर कोई कारण नहीं है तो फिर आपको कुछ और ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा तो अपनी सेंसेस को यूज करना पड़ेगा। तो ये तो था कि हमने कौन कौन से तरीकों से पाठक रिपर्टरी को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया कॉज के बाद मैंने क्या बताया? कंकॉमिटेंट के बाद मैंने क्या बताया कि कोर्स ऑफ द डिजीज, बीमारी कैसे कैसे हुई, कैसे कैसे गई। आप लोगों ने मॉस्कस दवाई का नाम सुना है? मॉस्कस में कोर्स ऑफ द डिजीज क्या होता है? अक्षिता मेरी सुन पा रही हो बात? Yes, हेलो, sir. बीच बीच में यार अपनी आवाज भी सुना दो, मेरे को लगता है मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। तो नहीं क्या सर, होता है अक्षिता मॉस्कस में, कोर्स ऑफ द डिजीज में क्या होता है? कुछ याद है आपको? बता दो यार, एनीवन कोई? Course of the disease become long. हाँ, Become course of the disease become unusual long. Mumps वगैरह। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब एग्जैक्टली इसको आप ऐसे बोलो, डिजीजेस दैट डू नॉट फॉलो द नॉर्मल कोर्स। डिजीज का एक कोर्स होता है, जब वो नॉर्मली फॉलो नहीं होता, जिसके बाद जो जो होना चाहिए। अक्सर निमोनिया में क्या होता है, पहले एक स्टेज आती है निमोनिया की, फिर दूसरी आती, फिर तीसरी आती, ऐसे वो आइदर रिकवरी और progress. डेथ में चला जाता है। लेकिन मॉस्कस एक
मॉस्कस एक ऐसी दवाई है जिसमें ये चीजें उल्ट पुल्ट हो जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं। डिजीजेस जैसे मलेरिया में पहले ठंड लगती है, फिर बुखार चढ़ता है, फिर पसीना आता है, लेकिन मॉस्कस में क्या होगा, नॉर्मल कोर्स नहीं होगा, पहले ही पसीना आ जाएगा, फिर गर्मी लगेगी, फिर ठंड लगेगी। तो उल्टा पुल्टा जो नॉर्मल कोर्स नहीं होता वो सारा मॉस्कस में होता है। मुझे रेफरेंस याद आ गया इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है, वैसे आज का विषय नहीं है ये। तो हम लोग जब भी कोई चीज अनयूजुअल देखते हैं पेशेंट में, तो वो अनयूजुअल चीज जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, जिस पेशेंट को बॉडी में ओडिमा होगा, वाटर रिटेंशन होगी, अगर उसका यूरिन खुल के आ जाए तो क्या वो वाटर रिटेंशन को रिलीफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए। हमारे पास एक पेशेंट आया ड्रॉपसी का, वो डायग्नोस उसके कुछ बने हुए थे, तो डॉक्टर ने बोला उसको कि इसको ना एक डायूरेटिक की गोली लगा देते हैं, इसको यूरिन खुल के आएगा तो इसका ओडिमा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर वाज राइट, लेकिन वो पेशेंट इंटेलिजेंट था, उसने बोला डॉक्टर साहब मेरे को ऑलरेडी यूरिन ज्यादा आता है, ऑलरेडी ज्यादा आता है यूरिन। जब मुझे ओडिमा नहीं था तब मुझे इतना यूरिन नहीं आता था, तो अब ओडिमा हो गया बॉडी में, तो अब मुझे यूरिन ज्यादा आता है। तो वो फॉर्चुनेटली हमारे पास आ गया, फॉर्चुनेटली। पेक्यूलियर सिम्टम हो गया, ये एक अनयूजुअल सिम्टम है। तो पाठक की रिपर्टरी खोलिए और ड्रॉपसी के अंतर्गत जाइए। ड्रॉपसी विद प्रोफ्यूज यूरिनेशन में ओनली वन मेडिसिन है, दैट इज स्किला। तो स्किला 6 पोटेंसी में उसको प्रिस्क्राइब की गई दिन में 3 बार, और उसकी जो जितना ओडिमा था, ड्रॉपसी थी, विद इन फ्यू डेज वो ठीक हो गई। तो मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि मैं मछली कैसे पकड़ता हूं, मेरा ये पर्पस नहीं है कि मैंने ये किया वो किया वो आपके साथ शेयर करने का। मेरा पर्पस ये है कि मैं मछली पकड़ना सिखाता कैसे हूं। अब आप सीखने वाले बनिए, आप सीखने वाले बनिए, मछली पकड़ना मैं आपको सिखाऊंगा, और क्लासिकल होम्योपैथ मैं आपको बनाऊंगा कि कैसे क्लासिकल होम्योपैथ हमने बनना है। और सबसे पहले डॉक्टर हैनेमन की बात याद रखिए, अनप्रेजुडिस हो जाइए। जब भी किस पेशेंट आता है भूल जाइए कि हमने मेंटल सिम्टम लेने हैं, भूल जाइए कि हमने पेशेंट से कोई सवाल पूछना है, कुछ जो भी कुछ नहीं करना। सिंपल होम्योपैथी को हमने सिंपल करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कुछ नहीं करना। सिर्फ 2 चीजें, आर्ट ऑफ लिसनिंग डेवलप करना है अपने भीतर। पहली चीज की लिसन करना है, पेशेंट क्या बोलता है, चुप रहना है, अपने कुछ नहीं बोलना, जैसे जैसे वो बताता जाता है। उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन, और फिर कन्वर्शन ऑफ रूब्रिक्स। तो इम्प्लीमेंटेशन तो फिर हो ही जाएगी अगर आपको कर दोगे। तो यहाँ तक जो मैंने आपको आज बताया है, आज के टॉपिक में यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप अभी मेरे से पूछ सकते हो। अभी 10:20 होने वाले हैं, और मैं आपको एक बात बताता हूँ। डॉक्टर रंजू की एक बुक है जो पाठक रिपर्टरी के उन्होंने केस सॉल्व किए हैं। उस बुक के फर्स्ट पेज में उन्होंने लिखा है, सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स। जो लोग सक्सेसफुल हैं वो डिफरेंट कुछ नहीं करते, रादर दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। ओके, तो ये हमने डिफरेंटली कैसे करना है। मेरे पास डिस्मेनोरिया का केस आता है और मैं डॉक्टर की पर्ची देखता हूँ, दवाई तो कैमोमिला भी होती है, दवाई कोलोसिंथ भी होती है, उन्होंने दी थी, डॉक्टर साहब ने ज़ैंथोज़ाइलम भी दी थी। मैं खुद बोलता हूँ आपको, ज़ैंथोज़ाइलम में जितना डिस्मेनोरिया होता है शायद ही किसी दवाई में होता होगा, लेकिन नहीं, उसको भैया कंकॉमिटेंट फ्लैचुलेंस थी, तो वाइबर्नम ऑपुलस जो दवाई थी। तो अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर फर्स्ट केस में क्वेश्चन है कि व्हाई 200 पोटेंसी गिवन। डॉक्टर साहब ये एक हमारा अनुभव है, ये हमने डॉक्टर पाठक से ही सीखा है। आप डॉक्टर पाठक के एक बुक है द क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, तो उसमें आप अगर देखोगे केस के बारे में, उन्होंने हर केस में अपने 200 पोटेंसी को सुबह शाम 2 बार रिपीट किया है। मैं आपको एक बात सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आपको
अच्छी लगे तो आप फॉलो करना, ना अच्छी लगे तो छोड़ देना, कोई डिस्प्यूट नहीं है हमारा, ठीक है। ये जो सिंगल डोज वाली बात है ना, सिंगल डोज देके छोड़ देना, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा डॉक्टर नहीं हूं, मैं सिंगल डोज देके वहां छोड़ूंगा जहां मैं सिर्फ माइंड के सिम्टम के ऊपर काम कर रहा हूं। अगर पैथोलॉजी है, अगर पेशेंट की तकलीफ बहुत है, तो हमें दवाई रिपीट करनी पड़ती है, चाहे वो 200 पोटेंसी में ही क्यों ना हो। मेरे पास एक डेफनेस का केस आया था, बच्चा 12 साल का, उसे सडनली बिना किसी वजह से सुनाई देना बंद हो गया। डॉक्टर के पास लेकर गए और उन्होंने बोला कि इसकी 98% डैमेज हो चुका है, कोई रीजन नहीं था। मैंने बहुत केस लिया, उसके बाद उस केस को मेरे पास लाया गया। मैंने होम्योपैथी को कॉम्प्लिकेट नहीं किया, मैंने कोई मेंटल सिम्टम नहीं पूछे कोई बच्चे का स्वभाव नहीं पूछा, पूछा कि हुआ कैसे, कहते सडनली हुआ, बिना किसी रीजन के हुआ। तो सिफिलिनम 200 मैंने डेली दी उस बच्चे को। डेली 1 मंथ के बाद उसकी माँ ने बताया कि डॉक्टर साहब अब ये बात सुनने लगा है, अब हम इसको शक्ल दूसरी तरफ हम बुलाते हैं, इसको आवाज देते हैं, रजत, तो ये देखता है। कहता हाँ मम्मी मेरे को पता लगा है। तो डॉक्टर के पास गए दोबारा दिखाने, उसने बोला कि क्या दिया, क्या मशीन लगवाई इसको, कहते नहीं हमने होम्योपैथिक दवाई दी। तो बोला वहीं पे ले जाओ भैया, ये ठीक हो रहा है, पता नहीं क्या है, क्या दिया उसने, उसको बोलो दो, डॉक्टर को बोलो। तो सिफिलिनम की अगर मैं 1 डोज देके छोड़ देता, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि हम 1 डोज से ठीक कर सकते हैं। हाँ, किसी टाइम पर ऐसा होता होगा जब होम्योपैथी बनी थी, लोगों की वाइटैलिटी ऐसी रही होगी कि एक ही डोज को होल्ड कर सकते थे इतने लंबे टाइम। तो रेपिटेशन अपना अपना एक्सपीरियंस है, हम लोग रेपिटेशन करते हैं, 50 में भी करते हैं, सेंटेंसिमल में भी करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? What was the potency of Merck for the child? 200. From the audience, any other question from Please today's raise your session? hands. I'll unmute you. Please, whosoever have queries, please raise your hands. Hello. मेरे को लगता है सभी होशियार बच्चे आए हैं। Yes. Please speak, please. Yeah, I'm Dr. Padmaja. Merck virus. So, what's the drug, sir? You were told about Merck virus. I could not see that in the rubric which you have told in Phatak. Phatak, उसमें Merck core मिल रहा था, Merck virus या कुछ और आपने कुछ बताए थे? उसमें एक बार डॉक्टर साहब मर्क कौर नहीं है, वो अकेला मर्क ही है। तो जहां पर अकेला yeah. मर्क लिया होता है ना, तो उसका मतलब Okay. होता है आइदर मर्क वाइबस और आइदर मर्क सॉल। दोनों की जो पैथोजेनेसिस है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो मर्क वाइबस है ना, इसका एक्शन थोड़ा क्विक होता है मर्क सॉल से। तो हम लोग Okay. मर्क सॉल यूज नहीं करते, मर्क वाइबस ही यूज करते हैं। Okay. खास Merck तौर पर virus पर। न्यू ड्रग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। न्यू ड्रग है ये, Merck virus कभी सुना नहीं पहले। Okay, thank you sir. वो नहीं है डॉक्टर साहब, ये आप बोरिक में पढ़ोगे ना मर्क सोल्यूबस, तो उसमें उन्होंने लिखा है डॉक्टर ने कि दोनों ड्रग्स सेम ही हैं। They are written in brackets. Brackets में ना नाम लिखा हुआ है, Merck Sol के वहीं पे. Okay, doctor. Okay, doctor. Sir, for deafness, why have you given Cifilinum? Please throw some light on it. हाँ डॉक्टर साहब, पाठक की रिपर्टरी देखिए, डफ विदाउट एनी कॉज में आपको मिल जाएगी हियरिंग। एक मिनट में देखता हूँ, क्योंकि जो सिफिलिनम है इसमें डेफनेस बिना किसी कारण के होती है, कानों के अंतर्गत, ईयर्स। When can we use maximum Phatak repertory? Is it only in pathological case or any other scope? Can you please tell about it? हाँ, पाठक की रिपर्टरी किस तरह के केसेस में ज्यादा इस्तेमाल होती है, आपका सवाल ये है। And I'm very happy to say the session is full. So many participants and good participation. वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब, ये जो पाठक की रिपर्टरी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली, इसको फॉर्चुनेटली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली कहूँ,
मेरे पास कोई और रेपर्टरी है नहीं है। मर्फी किया मैंने कभी उसको देखा नहीं है खोल के। कैंट की मेरे पास रेपर्टरी नहीं है। तो मेरे टीचर ने, जब मैं BHMS करके आया था, तो उनके क्लिनिक पर येलो कलर की एक मैंने बुक देखी। मैंने पूछा कि ये क्या है? वो कहते ये पाठक की रेपर्टरी है, तो ये बहुत अच्छी रेपर्टरी है। तो मैंने बोला कि मुझे दिखाओ। उन्होंने मेरे को दिखाया, तो मेरा इंटरेस्ट बना। और फॉर्चुनेटली उसके साथ ही वो किताब पढ़ी थी, द क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। उसमें ना एक केस था, तो कैन आई डिस्कस द केस विद यू पीपल? आपके पास टाइम है अभी? Yes, please, sir. Yes, sir. Please continue. वो केस इस तरह का था। पहले डॉक्टर साहब, अक्षिता, वो जो तुमने पूछा ना डफनेस में सिफिलिनम क्यों दी, Yes, sir. वो पाठक रिपर्टरी में खोलिए, हेयरिंग डेफनेस कॉज विदाउट, और उसमें ओनली सिफिलिनम है। Very nice. तो वो केस क्या था, डॉक्टर पाठक जो थे ना, ये डॉक्टर पी शंकरन के एज ग्रुप के थे, और पी शंकरन को बहुत सहायता करते थे डॉक्टर साहब को होम्योपैथी प्रैक्टिस में। दोनों केस शेयर करते थे। एक ना मम्प्स का केस था। उस लेडी के राइट साइड पर ना मम्प्स हो जाते थे, लड़की के, और वो मम्प्स इतने ज्यादा हो जाते थे कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता था बार बार। तो वो केस डॉक्टर पी शंकरन के पास आया, तो डॉक्टर साहब ने उसको फाइटोलेका, मर्काइडेटस फ्लेवर्स, रुब्रस, बहुत सारी दवाइयां दी। उसको आराम नहीं आया। तो जब भी वो केस आता, वो दवाई लेके जाती, आराम नहीं आता, वो डॉक्टर के पास जाती, दूसरे हॉस्पिटल जाती, वहां इंजेक्शन लगवाती, लंबे चक्कर पड़ जाते। द केस वाज रेफर्ड बाय डॉक्टर पी शंकरन टू डॉक्टर SR पाठक। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि बताओ क्या दिक्कत है? कहती डॉक्टर साहब मेरे राइट साइड पर स्वेलिंग होती है, लाल हो जाती है, हाथ भी नहीं लगता, बहुत दर्द होती है, फेस भी सूज जाता है। डॉक्टर पाठक ने एक क्वेश्चन पूछा कि जब इतना कुछ होता है तो आपको कंफर्ट कैसे मिलता है, आपको आराम कैसे मिलता है बिना दवाई के? और हम लोग ये क्वेश्चन अपने पेशेंट से जरूर पूछते हैं कि जब आपको तकलीफ होती है, ये बात नोट कर लीजिए। मेरे बहुत स्टूडेंट्स लाइव हुए हैं आज सेशन में, जो पहले से मेरे से पढ़े हैं पाठक की रिपर्टरी। मैंने आपको बताया है, जब भी केस टेकिंग करते हो, पेशेंट को यह सवाल पूछना है कि जब आपको तकलीफ होती है तब आप क्या करते हो बिना मेडिसिन के। ये नहीं कि गोली खा लेता हूं फिर तो रिलीफ आ जाएगा। बिना मेडिसिन के आपको अच्छा कैसे लगता है? ये क्वेश्चन मैंने डॉक्टर पाठक से सीखा। तो डॉक्टर पाठक ने पूछा कि आपको अच्छा कैसे लगता है? तो उस लेडी ने पता क्या बताया कैसे अच्छा लगता है? उसने बताया कि जिस साइड पर मेरे दिक्कत होती है मैं उसी साइड पर लेटती हूँ। जिस साइड पर दिक्कत होती है, एक वो बता रही है कि यहाँ हाथ भी नहीं लगता, यहाँ टच भी नहीं लगती, कोई प्रेशर भी बियर नहीं होता, तो फिर भी उसी साइड पर लेटती है। डॉक्टर साहब ने बोला कि आप तो बोल रहे हो कि बहुत सेंसिटिव है, तो फिर आप इस साइड पर कैसे लेटते हो? उसने बोला मैं 2 सिरहाने यहां रखती हूँ, यहाँ पर कान के ऊपर, एक सिरहाना यहां रखती हूँ। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं किसी भी सरफेस के साथ टच नहीं होने देती। तो डॉक्टर साहब ने इतनी बात सुनी और उस लेडी को 4-5 खुराक दवाई की बना के दी और बोला कि 2 दिन बाद मेरे को बता के जाना कि आपको क्या असर हुआ इस दवाई का। एक अभी खा लो, एक घर जाके खा लेना, एक कल खा लेना, एक कल शाम को खा लेना, और परसों मुझे बता देना कि क्या हाल है, हॉस्पिटल तो नहीं गई। और उसकी माँ जो साथ में आई थी, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये 4-5 डोज से क्या होगा। कहती चलो ठीक है। वो भरे मन से लेकर चले गई कि डॉक्टर शंकरन ने भेजा है, चलो करना तो है। तो बात गई आई हो गई। वो लेडी दोबारा से हाल बताने के लिए नहीं आई। डॉक्टर पी शंकरन ने सोचा कि उसको आराम नहीं आया इसलिए नहीं आई। लेकिन स्ट्रेंज थिंग, 1 हफ्ते बाद वो लेडी सब्जी मंडी में, मुंबई में सब्जी मंडी में अपनी माँ के साथ सब्जी ले रही थी, और डॉक्टर शंकरन भी
उसी मंडी में सब्जी ले रहे थे, तो उन्होंने देखा लड़की को, उसने विश की, डॉक्टर साहब सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आपको हाल नहीं बता पाई। एक्चुअली डॉक्टर साहब क्या बताती, मुझे काम ही बहुत था, मैं बिजी हो गई अपने काम में, मैं भूल गई कि आपको हाल बताना है। और हाल ऐसे रहा कि डॉक्टर साहब ने जो पहले डोज मुझे खिलाई थी, मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैंने रात को एक और खा ली तो मेरे दर्द हट गई। अगले दिन तीसरी डोज से काफी कम हो गया, चौथी से डॉक्टर साहब पता ही नहीं किधर गई वो डीज। और डॉक्टर शंकरन ने लिखा है अपनी राइटिंग्स में कि मैं घर नहीं गया सब्जी लेकर, मैं सब्जी लेकर घर नहीं गया, मैं डॉक्टर साहब के पास गया कि सर आपने दिया क्या, कौन सी दवाई दी और क्यों दी। मैंने मर्करी दी, मैंने बेलाडोना दी, फाइटोलिका दी, अरे सारी दवाइयां दी मैंने जो मम्स के लिए हम देते हैं, आपने क्या दिया जो 4 डोज से वो ठीक हो गई, और क्यों। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उसने एक सिम्टम बोला था कि इस साइड पर दर्द है और इसी साइड पर सोती हूँ, इस पार्ट को नीचे नहीं लगने देती। तो मैंने कंसीडर किया इसको हैंगिंग द पेनफुल पार्ट एमिलियोरेट, हैंगिंग द पेनफुल पार्ट एमिलियोरेट। एंड दूसरा रुब्रिक उन्होंने ग्लैंड्स वाला शायद कंसीडर किया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे प्राइमरी रुब्रिक याद है। प्राइमरी रुब्रिक वो रुब्रिक होता है जो 100% हमने कंसीडर करना होता है। तो हैंगिंग द अफेक्टेड पार्ट एमिलियोरेट लगा के डॉक्टर पाठक ने उसको 4 खुराकें कॉनियम 200 की दी थी, कॉनियम 200 की 4 खुराकें। और मैंने जब ये केस पढ़ा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि माइंड सिम्टम लेना मेरे बस की बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात, मेरा इंस्टिंक्ट है कि मैं थोड़ा तेज हूँ, फास्ट हूँ, इम्पेशंस हूँ, तो लंबी केस टेकिंग मेरा इंस्टिंक्ट नहीं है कि एक पेशेंट को बिठा के आधा घंटा पौना घंटा उसकी मैं कहानी सुनूं। कहानी सुनने में मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन कहानी सुनने के बाद अगर आराम नहीं आता फिर मुझे इतराज है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो, 1 घंटा अपनी कहानी सुना के आते हो, उसके बाद आराम नहीं आता, तो फिर वो टाइम बर्बाद है, फिर कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगा यार मैं, मेरे लिए ये इंस्टिंक्ट ठीक है, टू दी पॉइंट चलो, कॉम्प्लिकेट ना करो होम्योपैथी को। और फिर उस दिन के बाद मैंने वो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस बुक आपको कहीं से मिले तो आप उसे अवश्य पढ़ना। और उस क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के माध्यम से मैंने इस रिपर्टरी को सीखा, और डॉक्टर पाठक के आशीर्वाद से मैंने भी अपने जो क्लिनिकल के केस हैं उनको, उनका संकलन किया जो मैंने ठीक किए इस रिपर्टरी के माध्यम से, और उसको इस छोटी सी बुक में मैंने संकलन किया है। इस किताब का नाम है, ये आपको उल्टी दिखाई दे रही होगी, सीधी दिखाई दे रही है, सीधी दिखाई दे रही माई, है, सीधी सर। सीधी दिखाई दे रही है, ओके। ये है माई एक्सपीरियंसेस विद स्मॉल रिपर्टरीज। तो मेरे लिए स्मॉल रिपर्टरीज कौन कौन सी हैं, डॉक्टर पाठक की और डॉक्टर बोरिक की, ये 2 रिपर्टरीज को मैं कुछ मैं जानता हूँ, पूरी तो नहीं मैं कह सकता, जितनी जानता हूँ आपके साथ शेयर करूंगा। आप ये बुक भी पढ़ सकते हो, इसमें लोकल लैंग्वेज यूज की है जो पेशेंट ने मेरे साथ बोली है, हिंदी लैंग्वेज, जो लोग हिंदी जानते हैं वो इसको इजी समझ सकते हो। तो इसमें काफी केसेस हैं। और आज का सेशन, और कोई क्वेश्चन किसी का अभी? What about delusions? As in Phatak repertory, very few delusions are there. How to hunt if any other delusion we need in case? डिल्यूजन के लिए डॉक्टर पाठक के जो अप्रोप्रिएट रूब्रिक है वो इमेजिनेशंस है, रूब्रिक है इमेजिनेशंस। हेलो सर। कौन? डॉक्टर आशीष गरीबे, नागपुर। हाँ डॉक्टर साहब, कैसे हो आप? हाँ, सब मजे में है सर, आपसे बहुत सीखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक बताइए। क्वेश्चन आपके पल्सेटिला के केस से रिलेटेड था सर। उसमें आपने तीसरा रूब्रिक टची लिया, टची वो रूब्रिक तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपने वो टची शेयर किया था रूब्रिक, लेकिन टची में सर पल्सेटिला नहीं है। मेरे को बोला, मेरे को पता था आप ये मेरे को पूछोगे, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आपने साथ साथ रिपर्टरी देखी। डॉक्टर साहब, आप जो रिपर्टरी यूज कर रहे हो ना, वो आप इलेक्ट्रॉनिक में यूज कर रहे हो मोबाइल पर? नहीं सर, मेरे पास उसका वर्जन, लेकिन पुराना वर्जन है मेरे पास। बस यही कारण है डॉक्टर साहब, मेरी रिपर्टरी में टची में पल्साटिला है। आप जो लेटेस्ट है ना उसको देखिएगा, उसमें ओके पल्साटिला है। लेकिन बहुत अच्छा कि आपने एटलीस्ट आपने देखा, मुझे अच्छा लगा। सर, वही चीजें तो सिखाते हैं आपके, हर चीज देख के करनी चाहिए। आप ही से सिखाए सर ये।
है पल्साटिला टच्ची में, पल्साटिला जी, बहुत जी। टच्ची होती है पल्सा, इसलिए उसको एडिशन की है। वो एक्चुअली Okay. डॉक्टर पाठक ने ना कोई चीज एक दो दवाइयां मिस की हैं, वो इसलिए मिस किया कि उनके पास उस दवाई के केस कम आए हैं, तो इसलिए उन्होंने टच्ची में नहीं दिए। लेकिन टच्ची में आप देखिए, ये देखिए टच्ची आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। Yes, sir. ये जो ग्रीन कलर है ना, इसका सिग्निफिकेंस है मेरी रिपर्टरी में। ये इधर टॉर्पिड भी आपको ग्रीन में नजर आ रहा होगा, इधर एक पिंक भी नजर आ रहा होगा आपको। Yes, sir. तो ये सारे मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है, इस रिपर्टरी में हमने इसको अलग कलर क्यों दिए हैं। एनी अदर क्वेश्चन? Dr. Rupali, you can speak. I have unmuted you. Sir, yes. नमस्कार सर। सर सोरियासिस केसेस में, हेलो सर। Yes, please, bolo. We can hear you. हाँ, या सर सोरियासिस केसेस का कोई मतलब इस तरह से पैथोलॉजिकल केसेस, पैथोलॉजिकल सिम्टम लेके ठीक होता है क्या? क्योंकि सोरियासिस तो जनरली माइंड पे। हेलो डॉक्टर अक्षिता, आपने सुना है इनका क्वेश्चन क्या है? Sir, she is saying the psoriasis or any pathological type of cases can be treated with this Phatak repertory. Is it possible? Basically, any pathological cases. Her question is that. No. So about psoriasis, madam, only psoriasis. Okay, only psoriasis. हाँ। Okay. सबसे पहले डॉक्टर साहब मेरी एक बात याद रखिए, मैंने पहले केस में आपको एक बात बताई थी कि मेरे पास पेशेंट आया था ब्लड प्रेशर के लिए। तो मैंने उसको पूछा कि ब्लड प्रेशर को एक साइड पे रख दे, मेरे को ये बता कि तेरे को तकलीफ क्या है। तो जब आपके पास सोरियासिस का पेशेंट आता है तो उसको बोलिए कि सोरियासिस को एक साइड पे रख दे, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे को प्रॉब्लम क्या होता है। फिर वो क्या बताएगी, डॉक्टर साहब खारिश बहुत होती है। खारिश होती है, देन क्या होता है, क्या करते हो आप? डॉक्टर साहब मैं खारिश नहीं करती। क्यों नहीं करती? डॉक्टर साहब बढ़ जाता है। खारिश नहीं करती, बढ़ जाता है डॉक्टर साहब, फिर कंट्रोल में नहीं आता। मैं जस्ट आपको इमेजिनेशन करके बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। ऐसे होता है ना, ऐसे बोलते हैं ना पेशेंट। आर यू विद मी? Yes, sir. Yes, sir. With you only. तो ये पेशेंट खारिश नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि खारिश अगर करेगा तो बढ़ जाएगी, ये उसकी प्रिवेंशन के लिए नहीं करता, तो ये कॉशियस है। तो मैं रुब्रिक उठा लूंगा इसका कॉशन। अब मेरे लिए प्राइमरी रुब्रिक रहेगा कॉशन, और उस कॉशियस के अंतर्गत जो दवाई, उसी में से अब सेकेंडरी रुब्रिक देख के दवाई निकालेंगे। पेशेंट को तकलीफ क्या है ये देखना है, बीमारी का नाम हमने नहीं कंसीडर करना डॉक्टर साहब कभी भी। सर जनरली जॉइंट्स पे आता है समझो, तो खाली जॉइंट्स पे जाना है क्या सर? फिर यहाँ पे सर इतना सारा इलैबोरेट नहीं कर पाएंगे ना। जब हम फाटक पढ़ना शुरू करेंगे, दैट इज अ वेरी डीप स्टडी ना। अगर हम ये तो जस्ट कि सर बता रहे हैं कि फाटक हम कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आई थिंक सर एक मिनट मैं कुछ इनको डॉक्टर साहब ने पूछा है, थोड़ा सा मैं इसको गाइड कर देना। डॉक्टर पाठक की जो प्रीफेस है उसका सेकंड पेज की सेकंड लाइन है, वहां पता क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? सुनिए आप जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। डॉक्टर रूपाली सर। रूपाली डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब ने लिखा है बट द प्रिस्क्राइबर शुड नॉट एंटायरली डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर्स for finding out the correct remedy. If he cannot find the correct remedy according to the totality of the symptoms under the particular organ or sub part of it, so much the better. Otherwise he has to find the remedy considering the general condition of the patient. आपको हमेशा दवाई पर्टिकुलर से उठानी है। ये उल्टा काम है। कैंट की रिपर्टरी में हम जनरल से उठाते हैं, जहां पे हमने पर्टिकुलर पे उठानी है। अगर पेशेंट घुटना लेकर आया है तो आपकी घुटने की दवाई देनी है उसको आपने, ठीक है। तो जब ज्वाइंट के लिए पेशेंट आता है तो ज्वाइंट के रुब्रिक ही कंसीडर करने पड़ेंगे। पेशेंट की घुटने में सूजन है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूजन क्या है। क्या ये सूजन है या ये इनफिल्ट्रेशन है
या ये एफ्यूजन है। 3 चीजें होती है ना स्वेलिंग में, जहां सिंपल स्वेलिंग जिसको वाइट स्वेलिंग लिखा है, जहां एफ्यूजन होती है, और क्या बोला मैंने तीसरा? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन। तो आपने दवाई यहां से उठानी है अगर पैथोलॉजी पे काम कर रहे हो, पर्टिकुलर से ही उठानी है, जनरल से बाद में जाना है अगर आपको नहीं मिलती वहां से मेडिसिन। तो ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये एक दिन की बात नहीं है, एक रात में मुझे भी नहीं आई रिपर्टरी ये, लेकिन आपकी जो प्यास है, आपकी जो थर्स्ट है, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग उत्सुक हो इस रिपर्टरी को सीखने के लिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी ये किताब ओनली एंड ओनली, और इसके साथ 2 किताबें और, बोरिक का मटीरिया मेडिका और पाठक का मटीरिया मेडिका, ये 3 किताबें आपके टेबल पर हैं, तो आपको कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आपके सारे केस 100% निकलेंगे, कुछ भी चिंता नहीं करने की जरूरत है। ये मैं आपको समझा दूंगा, सारा करा दूंगा जितना मेरे को आता है। एनीथिंग एल्स? Yes, Dr. Bakul, you are unmuted. Please ask your query. Yeah. Very dedicated people. All are online. All are listening properly. It's all packed. कितने लोग हैं आज हम लोग? सभी यहाँ पे तो 100 हैं, बाकी फेसबुक पे हैं सारे। हेलो सर। हेलो सर, हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैसे जाना सर? ये ऑटो इम्यून डिसीज है ना सर? सो कौन सी? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसको हम कैसे जाना सर? पाठक रिपर्टरी कैसे यूज करना रूमेटॉइड आर्थराइटिस? मान लीजिए आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, परमात्मा ना करे, तो आप मेरे को आके क्या बताओगे? हेलो। हाँ, आप मेरे को आके क्या बताओगे? हाँ सर, ये वही सर, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, सो उसके रूमेटॉइड आर्थराइटिस आगे पॉजिटिव रहते हैं ना। तो मैं वैसे ही प्रोसीड करूंगा जैसे मैं, मेरे लिए ऑटो इम्यून डिजीज और मेरे लिए एक सिंपल कोराइजा, लिसन केयरफुली, एक ऑटो इम्यून डिजीज और एक सिंपल कोराइजा मेरे लिए दोनों एक बराबर है। जैसे मैं एक सिंपल कोराइजा के केस में इंक्वायर करता हूँ कि भैया कैसे हुआ, क्या हुआ था, डॉक्टर साहब मुझे लगी थी, उसके बाद से दर्दें शुरू हो गई। तो मैं प्राइमरी रूब्रिक उठाऊंगा, इंजरीज। अब मैं बोलूंगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कैसी पेन होती है। पाठक रिपर्टरी में लगभग 17 तरह की पेन मेंशन है। पेन के अंतर्गत 17 टाइप्स ऑफ पेन्स हैं। आर्थराइटिस में अक्सर रोगी बताते हैं मुझे ऐसी दर्द होती है, मुझे ऐसी दर्द होती है। फिर क्या करते हो जब दर्द होती है, तो क्या करते हो, अच्छा कैसे लगता है, कैसे अच्छा लगता है, क्या करता है डॉक्टर साहब जब मैं चलता फिरता हूँ? अच्छा, ये ध्यान रखना है कि जो मोडालिटी है ना, I was taken to Dr. Phatak for my own treatment many years back. Very good. I felt better. So I have seen him. I met. बहुत अच्छा. Yeah, but I'm using sometimes. I'm using Kent also, Kent repertory, Phatak. Sometimes Bonninghausen, like that. As per case, whatever I require. बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से सुन के, और आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे। आपकी जो एक्सपीरियंस है उनको प्लीज हमारे साथ शेयर करें, और बहुत अच्छा लगा। I like Phatak. You must use very tactfully Phatak's repertory. It is very result. It is very difficult. You have to understand the rubric, exact symptom. डॉक्टर साहब जितनी भी प्रीशियस चीजें पेशेंट का सिम्टम्स बराबर समझना चाहिए सर। जो प्रीशियस होता है ना, वो डिफिकल्ट होता है हासिल करना। जो आसानी से हासिल हो जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो प्रीशियस है उसको हासिल करना पड़ता है। लेकिन वंस आपकी कमांड बन गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अक्षिता, जितने भी लोग हैं इनसे पूछ लो, ये आगे सीखना चाहते हैं तो मैं आगे और सेशन दे सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा कहोगे वैसा मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन ये है कि कंसिस्टेंसी चाहिए। एक भी क्लास मिस हो गई फिर मुश्किल हो जाएगी।
So if you all are interested, we shall end for the day. You can contact me. Then we can think of planning a study group for FATAC study further. Yes, you I would think like we to. require 15 sessions, 2 hours each we'll be planning. So this was just an introductory lecture. So if you're interested, you can contact me and we can think of doing better for this FATAC repertory.